हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जबकि जब ये ऐड ऑन किया गया था तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। बट 44th अमेंडमेंट 1978 में हमारे एक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और उसे एक लीगल राइट रहने दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करूंगी, क्विक स्टडी करेंगे व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट और कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं एक एक करके फंडामेंटल राइट्स के एक एक आर्टिकल को डिस्कस करूंगी विद केस लॉज। बट इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स को एक क्विक स्टडी करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स है क्या और फंडामेंटल राइट का आइडिया आया कहाँ से? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। द आइडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, जबकि ये पहले इंग्लिश लॉ में ये मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। बट हमने इसको किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे सिटीजन्स का पॉलिटिकल राइट है। ये हमारा सोशल या मोरल राइट नहीं है, बल्कि ये हमारा क्या है? पॉलिटिकल राइट है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक तरीके से हमारे सारे ह्यूमन राइट्स हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल ह्यूमन राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, बट ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स जो है, क्या ये हमारा एब्सोल्यूट राइट है? नो, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एट ऑल आर एब्सोल्यूट राइट, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी ऑल फंडामेंटल राइट्स गेट सस्पेंडेड बट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21. We have 6 fundamental rights, and under 44th Amendment 1978, right to property, which was the 7th one, was abolished as fundamental right but made as a legal right under Article 300A. Fundamental rights are given under Part 3 of Indian Constitution under Article 12 to 32. मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 12 and 13 जो है अलग से डिस्कस करके बताऊंगी, और बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं एक एक वीडियो में एक एक फंडामेंटल राइट को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। 6 फंडामेंटल राइट्स को क्विकली देखते हैं। सो 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से टू आर्टिकल 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24, right to religion article 25 to 28, right to culture and education article 29-30, right to constitutional remedies under article 32. So let's discuss all the fundamental rights quickly. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, और ये है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18। ये कहता है कि हर कोई इक्वल है, हर एक टर्म्स में हर एक इंडियन इक्वल है। अच्छा, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। सो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी क्या हैं? इक्वल हैं। लॉ कभी भी किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। और आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो हमने फॉरेनर्स को भी दिया हुआ है। यानी अगर कोई फॉरेन कंट्री का पर्सन है, उसके साथ इंडियन टेरिटरी में किसी भी तरीके का उसका उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा when he is going and filing a case against any individual. So right to equality, equality before law. Article 15 कहता है जनरल इक्वालिटी। जनरल इक्वालिटी why I have written here? Because ये कहता है that there should not be any kind of discrimination on the basis of caste, religion, place of birth, sex, etc. So this is about general equality. ये क्या है? एक जनरल इक्वालिटी है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आप हर तरीके की इक्वालिटी करेंगे, बट हमने देखा है कि कुछ जॉब्स जो हैं वो मेल्स के लिए होते थे और कुछ जो है सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं। तो ऐसा क्यों है?
जब मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 16 डिस्कस करूंगी तो उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए समझिए इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट। आप किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट के केस में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बट आप सब ने देखा होगा कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये रिजर्वेशन का क्या सिस्टम है? तो ये है आर्टिकल 16 क्लॉज 4, जहाँ पर कि बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन की बात की गई है। अब बैकवर्ड क्लास कौन होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। तो जनरली हमारे यहाँ कास्ट या फिर एजुकेशन या फिर सोशल स्टेटस है या फिर इकोनॉमी है, इनके बेसिस पर देखा जाता है कि क्या कोई पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी जो है वो बैकवर्ड है या नहीं। सो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन की बात करता है डिटेल में, एज आई टोल्ड नेक्स्ट वीडियो। ओके, आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो कभी हमारे कंट्री में अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी। अनटचेबिलिटी मतलब जहाँ पर कि लोअर कास्ट के लोगों को अनटचेबल्स कंसिडर किया जाता था। तो ये उसको अबॉलिश करने के लिए, बिकॉज इक्वालिटी मेंटेन करना सोसाइटी में ज़रूरी है। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आप टाइटल्स नहीं ले सकते लाइक किसी तरीके का राजा साहब, महाराजा साहब, दीवान साहब जैसे टाइटल्स जो किसी ज़माने में ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए जाते थे। ये सारे टाइटल्स जो हैं इनको अबॉलिश कर दिया गया। बट जो अवार्ड्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो अवार्ड्स जो हैं वो टाइटल्स की कैटेगरी में नहीं आते। बट फिर भी कोई भी इंडिविजुअल जिसको भी ये अवार्ड दिया जाता है वो उसको एज अ टाइटल अपने नाम के साथ यूज़ नहीं कर सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। अब हम बात करते हैं सेकेंड, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। आर्टिकल 19 जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीव, मूवमेंट, सेटलमेंट, ऑक्यूपेशन, असेंबल, इन सब की बात करता है। सो आर्टिकल 19 गिव्स अस फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीव, मूवमेंट, सेटलमेंट, ऑक्यूपेशन, असेंबल पीसफुली। आर्टिकल 20 जो है यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। पहला है नो वन कैन मेक एविडेंस, नो वन कैन मेक एविडेंस अगेंस्ट वन सेल्फ। आप किसी को उसी के अगेंस्ट एविडेंस नहीं बना सकते हो, जिसको आप कहते हो कन्फेशन। सो कन्फेशन इज नॉट अ कंप्लीट एविडेंस। नेक्स्ट आता है देयर शुड नॉट बी डबल जियोपार्डी, देयर शुड नॉट बी डबल जियोपार्डी, मतलब नो वन शुड बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। आप एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए एक इंसान को 2 बार पनिश नहीं कर सकते हो। थर्ड इज देयर शुड नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लॉ। लॉ जो है ये पुराने चीज़ों को जाकर चेंज नहीं कर सकता, यानी जो हो चुका है, अगर कोई नया लॉ आता है और पहले कोई चीज़ हो रखी है, किसी पुराने लॉ के अंदर वो डिसीजन हो रखा है, तो उसके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक कि वो बेनिफिट के लिए नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, तो इसको अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। जैसे अभी आपने रिसेंट में देखा होगा, बाबा रामदेव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू स्लीप इज ऑल्सो राइट टू लाइफ, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे जजमेंट्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है दिस इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड इन आर्टिकल 21। तो ये जो कोर्ट है वो अपने अकॉर्डिंगली या अपने अकॉर्डिंगली मतलब विद इन द लिमिट ऑफ लॉ जो है वो उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है डिफाइन करती है। आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। तो राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, जब कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो उसके क्या क्या राइट होते हैं। फर्स्ट, राइट टू नो व्हाई ही इज गेटिंग अरेस्टेड, राइट टू नो व्हाई ही इज गेटिंग अरेस्टेड। नेक्स्ट, राइट टू अप्रोच टू हिज लॉयर, राइट टू अप्रोच टू हिज लॉयर। थर्ड, राइट टू बी प्रेजेंटेड, राइट टू बी presented before the judicial magistrate, before the judicial magistrate। जब भी कोई इंसान अरेस्ट होता है तो 24 आवर्स के अंदर उसको किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं कि वो पर्सन पुलिस कस्टडी में जाएगा या फिर जुडिशियल कस्टडी में जाएगा, बट दैट एक्सक्लूड्स द टाइम ऑफ जर्नी। So in my next video I will discuss in detail. Okay, so this was right to freedom. अब हम आते हैं right against exploitation, right against exploitation। ये है आर्टिकल 23 and 24। So Article 23 says prohibition of traffic in human beings and forced labor, and Article 24 says prohibition of employment of children in फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो जनरली हम कह सकते हैं आर्टिकल 23 जो है ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एन एडल्ट की बात करता है, और आर्टिकल 24 जो है ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ चाइल्ड की बात करता है। नेक्स्ट आते हैं राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। So Article 25, freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion, Article 26, manage religious affairs,
आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है इसके ऊपर। सो जब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगी तब मैं आपको वो आपके साथ वो जजमेंट भी शेयर करूँगी। और 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एट religious instruction in certain educational institution। सो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और ये है आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है, Article 29 says protection of interests of minorities। अब ये कहता है कि हमारी कंट्री में किसी भी पार्ट में अगर कोई भी ग्रुप है जो कि जिनका एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कल्चर है, और वो उसको प्रोपगेट करना चाहते हैं, वो उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, so they have right under article 29 to do so। आर्टिकल 30 कहता है right of minorities to establish and administer educational institution। सो ये जो माइनॉरिटीज़ हैं ये अपने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दैट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल 32, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। सो इट हैज़ बीन कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे ये आप सबको पता है। ये हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे एंड ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। तो बाबा साहब अम्बेडकर, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So he has said Article 32 as the heart and soul of Indian Constitution. So what is this constitutional remedies? So
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या है कि आपका कभी भी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, सो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, सो दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्योंकि आपका जो फंडामेंटल राइट है दिस इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट और स्टेट के अगेंस्ट अगर आपको अवेलेबल है तो अंडर आर्टिकल 32 आप सीधा, अगर कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जो है या गवर्नमेंट मशीनरी जो है आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल करने की कोशिश करती है, कर्टेल करती है, तो आपके पास एक रेमेडी है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हैं। सो दैट इज आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइडेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया when there is infringement of their fundamental right। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में हमने एक क्विक स्टडी किया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और उससे जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करूंगी अलॉन्ग विद द केस लॉज। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।